हौसलों पर रख यकीन रहबर तलाश कर। हौसलों पर रख यकीन रहबर तलाश कर। हिम्मत साहस चैन सुकून और ताकत तुझे भीतर मिलेगी, ना बाहर तलाश कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म ज्ञान अर्थ अकेडमी पे। निश्चित ही आचार संहिता आज लग चुकी है और जो है चुनावी संबंधी कार्य जो है उनमें तेजी आ चुकी है। सभी सरकारी जो योजनाएं थी या हम कहें सरकार द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे थे उन सभी पर बैन लग चुका है। निश्चित ही आप सभी को जानकारी है आचार संहिता में क्या क्या होता है। मैं इस बारे में कम चर्चा करके आपको इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक तो ये जो चुनाव होने वाले हैं ये कब होने वाले हैं और इसका हमारे ऊपर इन बेरोजगारों पर जो लगातार भर्तियों का इंतजार कर रहे थे उन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लें कि कब से आचार संहिता मान्य है। तो निश्चित रूप से जब चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके बाद जब डेट अनाउंस हो जाती है चुनाव की, उसी दिन से आचार संहिता लागू होती है, जैसा कि आज दिन में 12 बजे से हो गया है। अधिसूचना में नामांकन की बात करें तो 30 अक्टूबर को जो है अधिसूचना जारी होगी, नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। जो अभ्यर्थी है या हम कहें जो अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट होंगे वो अपना नामांकन भर सकते हैं और निर्दलीय भी अपना नामांकन भर सकते हैं। नामांकन की आखिरी तारीख जो है 6 नवंबर रखी गई है। 6 नवंबर रखी गई है नामांकन की आखिरी तारीख। 6 नवंबर को वो एक निश्चित समय तक 5 बजे या जो भी तय करता है चुनाव आयोग अधिसूचना में वो आएगा, उस समय तक वो नामांकन कर सकता है। उसके बाद करें नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग। ये चुनाव आयोग द्वारा जो विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं, जो कलेक्टर महोदय होते हैं, जो जिले के कलेक्टर हैं, एसडीएम, आरओ, ईआरओ, उनके माध्यम से स्क्रूटनिंग की जाती है। उनके अनुसार यदि किसी कैंडिडेट द्वारा जो नॉर्म्स है उनकी अगर पालना नहीं की जाती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख जो है 9 नवंबर रखी गई है। मतदान 23 नवंबर का सभी को पता है कि राजस्थान में जो मतदान होगा, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी है, बट राजस्थान की जो डेट है वो 23 नवंबर की है और 3 दिसंबर को सभी राज्यों का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब 3 दिसंबर को जो है वो मतगणना हो जाएगी। चलिए, ये सारी चीजें हो गई हैं और ये मान के चलिएगा कि निश्चित ही ये डेटें बदलने वाली नहीं है। ये कोई राजस्थान की आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड चयन की कोई भर्ती नहीं कि डेट बदल जाए। निश्चित रूप से 23 नवंबर को जो है चुनाव हो जाएंगे, मत जो है मतपेटियों में बंद हो जाएंगे और 30 दिसंबर को जो है हम ये देखेंगे कि हमारी जो है नई सरकार चुनकर आ जाएगी और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब भी निकाला जा सकता है नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का। पहली चीज तो ये कि क्या अब निकाल सकते हैं क्या नोटिफिकेशन, सरकार कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल सकती है। तो देखिए, सुबह से मैं ये देख रहा हूं, जब से आचार संहिता की न्यूज आई है 10 बजे से यूट्यूब पे भरी भारी भरकम भीड़ जो है लगी हुई है। कुछ यूट्यूब चैनलों में, कुछ जो है हमारे जो साथी है, विद्वान साथी है, उनके द्वारा जो है लगातार विद्यार्थियों को अलग अलग ट्रेंड चलाए जा रहे हैं ट्विटर्स के ऊपर या इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के बहुत सारे साथियों को लाइव जोड़ा जा रहा है और चर्चा की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित ही जो हुआ वो सही नहीं हुआ। सरकार द्वारा 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी, उसमें से लगभग 34,000 भर्तियां जो है उन्होंने करवाई और बड़ी मात्रा में भी लास्ट समय में अभी तक जो है लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। निश्चित ही 3rd ग्रेड वालों की ज्वाइनिंग हो रही है। 1st ग्रेड वालों की कुछ विषय की हो चुकी है। उनकी जो शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल है वो लगातार जारी है और चल रहा है कार्यक्रम। और उसके साथ ही 2nd ग्रेड वालों की भी काउंसलिंग डेट और जगह और पूरी जो प्रणाली है वो जो है घोषित की जा चुकी है। स्कूलों को और जो डी ऑफिस होते हैं, शिक्षा अधिकारी के जो ऑफिस होते हैं, जेडी ऑफिस जो होते हैं, उनके द्वारा जो है तिथि और जगह घोषित कर दिया गया है और लिस्टें जो है वो जारी हो रही है लगातार। तो निश्चित ही जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएगी। 34,000 नियुक्तियां जो पहले हो चुकी है वो हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, जो विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है, जैसे कि अभी 2 दिन पहले पशु परिचायक की आई है, उसके अलावा सहकारिता बैंक की जो भर्ती है वो आई है, उसके अलावा राज्य प्रदूषण बोर्ड वाली जो भर्ती है वो भी आई है। तो इन भर्तियां और कॉलेज लेक्चर जो हमारी पहले से आ रखी है, ये सभी भर्तियां होना तय है। तो ये तो आपको भी पता है कि जो पहले घोषित हो चुकी है वो होनी है, बट ये भी हमें पता है कि ये सब चुनाव के बाद ही होनी है। बीच में, चुनाव के बीच कोई भी जो है भर्ती नहीं होने वाली। तो निश्चित ही क्या नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैक डेट में कर सकते हैं, और तो मैं आपको बता दूं
अब कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। ये सत्यता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितना ही ट्विटर के ऊपर जो और आप जो है यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स पे कमेंट्स डाल दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जो भी हमारे साथी लोग यूट्यूब पे बताते हैं आपको, कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लिए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका वॉच टाइम बढ़ाया जा सके। तो आपको पता है कि वो आपका केवल और केवल आपकी भावनाओं से खेलने के लिए करते हैं ऐसा। तो निश्चित ही उम्मीदें जो हैं वो कायम है कि निश्चित ही भर्ती आएगी और 100% आएगी भर्ती। बट ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि आज शाम को बेग डेट में निकाल देंगे, अनुमति लेके निकाल देंगे। तो सरकार को ना तो अनुमति मिलनी है और ना ही वो निकालने वाले हैं। अनुमति लेना इतना आसान नहीं होता चुनाव आयोग से। अभी तो जो पाइपलाइन भर्तियां, पाइपलाइन का मतलब है जिनको नियुक्ति दी जानी है या जो भर्तियों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो रखा है, उनको करवाने के लिए भी अनुमति चाहिए और सरकार द्वारा जो है वो अनुमति ली जाएगी कि हमने ये घोषित कर रखा है। क्योंकि आचार संहिता में स्पष्ट लिखा होता है कि पहले से कोई अगर कार्यक्रम चल रहा है और आचार संहिता लग गई तो उस कार्यक्रम को वित्त अनुमति जो है वो आगे बढ़ाने देंगे, उसको समाप्त होने तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आप देखिए, आज जो मोबाइल वितरण कार्यक्रम चल रहा था, पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से मोबाइल वितरण कार्यक्रम चल रहा था, उसको जैसे आचार संहिता लगी तुरंत रोक दिया गया, जबकि वो भी पहले से चलने वाला कार्यक्रम है। अब अनुमति लेकर ही बांटे जा सकते हैं मोबाइल। तो निश्चित ही सरकार जो है अनुमति लेकर ही नियुक्ति पत्र दे सकती है किसी भी अभ्यर्थी को। तो आदेश जो निकलेंगे वो बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे और उसमें भी कोई पेच फंस सकता है, क्योंकि विपक्ष आपको पता है राजस्थान में हावी है और दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस उम्मीद में और इस जद्दोजहद में है कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बन जाए। बीजेपी की आप लिस्ट उठा के देखिए, जिन लोगों को टिकट दिया गया है, आप देखेंगे कि वहां पर जो है सरकार ने या जो केंद्र सरकार है उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि किसी भी कीमत पर जो है ऐसे कैंडिडेट को लाया जाए जो जीत जाएगा और या जीतने की उम्मीद है उनको या पहले से जीते हुए। आप देखिए जो सांसद है उनको उतार दिया गया है चुनाव के मैदान में। तो निश्चित ही सरकार ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर रिवाइज हो, इसीलिए जो भर्तियां पाइपलाइन में है उनको जो है वो लेके आएगी। और अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन आपका जारी करवा सकती है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं करवा सकती है। और ये जरूर है कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं होगा, पर सरकार ने जैसे हमारे बजट में घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी कि हम 1 लाख भर्तियां लेकर आएंगे। निश्चित ही सरकार की उम्मीद और उन्होंने युवाओं को जो है अपनी तरफ करने के लिए घोषणा की थी। उसमें से लगभग 34,000 पदों पर उन्होंने भर्तियां करवा दी है, जैसा कि डेटा है। बट अब क्या होगा, अब सरकार जो अपना घोषणा पत्र लेके आएगी, बिल्कुल दोनों ही सरकारें जो है घोषणा पत्र लेकर आएगी, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो या हम कहें पार्टियां जो है अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगी ताकि वो जो वोटर्स है उनको अपनी तरफ लुभा सके। निश्चित ही घोषणा पत्र दोनों के जारी होंगे और इसमें देखना है कि कितने पद आते हैं, कितने पदों पर भर्ती की बात होती है। निश्चित ही ये सरकार कहेगी कि हम 34,000 निकाल चुके हैं और 60,000 65,000 जो भी है बची वो हम निकालेंगे। और जो दूसरी पक्ष है जो अभी विपक्ष में है वो ये कहेगा कि हम भी जो है भर्तियां करवाएंगे, पेपर आउट होने से रोकेंगे। ये सारी चीजें जो है वो सामने आने वाली। तो क्या नोटिफिकेशन जारी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर होना होगा तो निश्चित ही सरकार इस पर कोई ना कोई कमेंट जरूर देती है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के जो मंत्री है, विधायक हैं या जो भी सरकार के पक्ष में लोग बैठे हैं वो इन चीजों को नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। उनको पता है कि युवाओं को किस प्रकार से लुभाना है। तो उसके लिए जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें देखिएगा आप कोई ना कोई आपको ऐसी घोषणा जरूर मिलेगी वर्तमान सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा दोनों से, जिससे कि आपको नई भर्तियों के बारे में जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी या उम्मीद जरूर मिलने वाली है। तो मैं आपको जो है झूठा कोई वादा या झूठी कोई ऐसी सूचना नहीं देना चाहता ताकि आप जो है उससे उम्मीद पाल लें। उम्मीद मत पालिए। निश्चित ही एग्जाम होंगे, भर्तियां आएगी, ये तय है। पर कब आएगी? आएगी 2024 में, बिल्कुल दिसंबर, 3 दिसंबर मैंने कहा ना, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 3 दिसंबर को जैसे ही सरकार बनती है, चाहे कोई भी सरकार बने, जो भी हमारी जनता है उसके द्वारा जो वोट दिया जाएगा, हमारे द्वारा जो वोट दिया जाएगा, उससे जो भी सरकार बननी है वो बनेगी। और उसके बाद वो जो घोषणा पत्र वो जारी किया है उसको मनवाने के लिए जो है हम युवा या जो बेरोजगार हमारे साथी हैं वो क्या कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो आपको बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब मिल चुका है
कि कोई भर्ती अब नहीं आने वाली 3 दिसंबर से पहले पहले। 3 दिसंबर 5 दिसंबर के बाद जरूर भर्तियां आ सकती है, वो भी घोषणा पत्र के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कब आएगी भर्ती? बिल्कुल 2024 में। सभी को पता है कि अब 2024 में आएगी। पर एक में आप लोगों से मेरे को एक शिकायत भी है। देखिए शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि आप सभी को पता होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए आपको ये कह रहा है कि 10 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, 15 दिन में आने वाला है, बिल्कुल 100% आएगा। जबकि देखिए न्यूज सबके पास होती है। इस आचार संहिता से पहले मेरे पास भी न्यूज थी, जिन लोगों से मैंने ये इकट्ठा की बिल्कुल ऑथेंटिक थी। 2000 की जो हम कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है, बिल्कुल अभ्यर्थना जो है आरपीएससी के पास थी। पर सरकार द्वारा जब अनुमति मिलती है, हम बहुत कहते हैं कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, परंतु आप सभी को पता है कि आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी में लगने वाले लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। उनकी अनुमति से ही जारी किया जाता है नोटिफिकेशन। एग्जाम डेट जो है उनकी अनुमति से ली जाती है। निश्चित ही ये आपको तय है, पता है कि ऐसा होता है। तो क्या वो अपने हिसाब से 2000 की भर्ती निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे। जब तक सरकार द्वारा हरी झंडी नहीं दी जाती तब तक वो नहीं निकाल सकते थे। तो इसको समझिए बात को। आरपीएससी निकालने को आप कहते हैं कि एक दिन में जब सुबह एग्जाम हो रहा है, शाम को आंसर की जारी की जा रही है, तो ऐसा क्या है? तो देखिए ये भी सरकार द्वारा ही प्रायोजित होता है। वही आरपीएससी जो 3-3 महीने रिजल्ट नहीं निकालती है, 4-4 महीने, 6-6 महीने निकाल देती थी आंसर की में, वो एक दिन में केवल कुछ घंटों में ही आंसर की दे रही है। तो निश्चित ही कार्य क्षमता उनके पास पूरी है, वो कर सकते हैं, वो विज्ञप्ति निकाल सकते हैं, वो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। बट बिना सरकार की अनुमति के, या हम कहें उसको हम कह सकते हैं कि अनधिकृत अनुमति के वो ये कार्य नहीं करते हैं। आपको भी पता है। इसलिए 2024 में भर्तियां आएगी और भर्तियां बम्पर आनी तय है। तो एक तरफ तो हम कहेंगे कि आज जो 2000 की भर्ती आ रही थी फर्स्ट ग्रेड वाली, वो नहीं निकली सर। तो अब क्या? अब इसको हम पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं कि आज देखिए, जो मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2000 की भर्ती हम निकाल सकते हैं, बट आपको भी ये पता है कि उसके साथ रिवाइज होगी। ये पिछले वर्ष की जो है वो सीटें हैं, अब इस वर्ष वाली और आएगी, और जो आगामी डीपीसीयां होनी उसके बाद जो अभ्यर्थना आएगी उसमें बड़ी भर्ती। तो निश्चित ही आप ये मान के चलिए कि एक तो अच्छा हुआ कि आज अगर 2000 की भर्ती आ जाती तो हम 2024 में फिर चिल्लाते, या फिर हमारे मन में एक मांग होती कि साहब उस 2000 को बढ़ाकर 8000 कर दिया जाए। तो हमें सरकार से, या जो भी सरकार बनेगी उससे ये उम्मीद, या हम कहें उससे ये लड़ना पड़ता है इसके लिए कि आप 2000 वाली भर्ती को 8000 कर दीजिए, 6000 कर दीजिए। समझ में आया आपको? तो निश्चित ही एक तरीके से अच्छा हुआ कि 2000 की भर्ती नहीं आई, क्योंकि अब जब भर्ती आएगी तो वो आएगी 6 से 8000 की। ये तय है कि 6 से 8000 पदों की भर्ती 2024 में आने वाली है। आपके लिए अच्छा है, आपको क्लियर हो गया है कि 6000 पद है, और मैं जो है उसके हिसाब से तैयारी कर सकता हूं। हो सकता है कि सरकार 2024 में जाकर नहीं मानती कि नहीं साहब, तो 2000 पदों की भर्ती, कई बार होता है, आप लोगों ने देखा है पिछले कुछ भर्तियों हुआ, सरकार ने बिल्कुल नहीं मानी बेरोजगारों की, बहुत सारे धरने हुए, फिर भी नहीं मानी। तो हो सकता है कि वो 2000 से 6000 नहीं करती, कहती कि हम अलग से निकाल देंगे 4000 की। तो ये अच्छा है कि भर्ती नहीं निकली। अगर विज्ञप्ति निकल जाती तो 2000 से फिर आपको 6000 करवाने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता। अब आपको ये संघर्ष नहीं करना है। ये तय है कि 6 से 8000 की भर्तियां आने वाली है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की, और उसके हिसाब से आपको तैयार होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या आपके जहन में प्रश्न है कि कितने पदों पर आएगी। तो मैंने आपको कह दिया, अभी अगर आती तो 2000 पर आती, और अब आएगी तो 6 से 8000 पर आएगी। सर ये डेटा आया कहां से 6 से 8000? मैं आपको बता देता हूं। देखिए आज वर्तमान में करीब करीब 9000 पद खाली है व्याख्याताओं के, और 12000 जो हमारे नए उप प्राचार्य बने हैं उसके साथ ही ये करीब करीब 18000 पद, या हम कहें 19000 पद भी कह सकते हैं, इतने खाली होने की संभावना है। मैंने ये क्यों नहीं कहा 19000, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इस 12000 में से केवल 10000 ही हमारे व्याख्याता साथी हैं। 2 से 2500 लोग जो हैं वो
जो है एचएम से जो प्रिंसिपल बने, वाइस प्रिंसिपल बने, वो लोग हैं। तो निश्चित ही 10,000 ये और 9,000 ये, तो 18 से 19,000 जो पद है हमारे पास खाली होने वाले हैं कुछ दिनों में। उपाचार्यों की जो है पोस्टिंग हो चुकी है, हालांकि उनको उसी स्कूल में पोस्टिंग दी गई है जहां वो पहले से नौकरी कर रहे थे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनका जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोगों की जो हम कहें पदोन्नति की जो लिस्ट होती है उसमें आगे पीछे आपत्तियां आने के कारण कोर्ट में चले गए, और उस वजह से वो अभी भी कहाँ चल रही है? कोर्ट में चल रही है। तो वो जब कोर्ट से क्लियर हो जाएगी, डीपीसी होगी, निश्चित ही 10,000 पद खाली होंगे। आज जो 9,000 है, 18,000 पद खाली होने वाले हैं। और 18,000 पदों में से जो है 50% तो होगी डीपीसी से और 50% होगी सीधी भर्ती से। तो ये मान के चलिएगा कि करीब 9,000 पद जो है खाली रहेंगे। और 9,000 पदों में से कम 6,000 से लेकर 8,000 पदों पर भर्ती आना तय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितने पदों पर आएगी? 6 से 8,000 पदों पर 100% भर्ती आने वाली है। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ कर्मोन्नत भी यूज करें और वहां पर भी व्याख्याताओं के पद बढ़े हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्या पद बढ़ेंगे। बिल्कुल 2,000 से 8,000 पद होने वाले हैं। मैंने आपको समझा दिया कैसे होंगे। अब देखते हैं कि एग्जाम कब होगा। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम कब होगा, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों ने देखा कि अभी जो भर्तियां जारी हुई है उसमें अधिकांश जो एग्जाम है वो अप्रैल माह के बाद हो रहे हैं, अप्रैल 2024 के बाद हो रहे हैं। और व्याख्याता भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होती है, 1 हफ्ते का कम से कम शेड्यूल चाहिए। तो अपनी जो भर्ती होनी है वो होगी मई और जून के महीने में 2024 में। ये बिल्कुल तय मान लीजिए आप। लिखित में आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि मई से जून से पहले आपकी भर्ती नहीं होनी। नई सरकारें इतनी जल्दी भर्तियां नहीं करवाती। तो मई से जून के महीने में, क्योंकि हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसका एग्जाम का रिजल्ट इस महीने में आ जाता है। और आप सभी को पता है, चाहे बीएड वाले हो चाहे एमए वाले हो, उन लोगों का रिजल्ट आने के बाद ही भर्ती होनी, क्योंकि स्पष्ट नियम है कि भर्ती वाले दिन या जो एग्जाम वाले दिन तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मई जून के महीने तक लगभग सभी का रिजल्ट आ जाता है। तो निश्चित ही अपनी मई जून और जुलाई के महीने के बीच में कहीं किसी स्लॉट में आपका ये एग्जाम होना है। तो आपके पास करीब करीब 6 माह तो 2024 के हैं, और करीब करीब अभी नवंबर और दिसंबर 2 माह जो है आपके 2023 के। तो कुल आपको 8 माह का समय मिल रहा है। कितने माह का? 8 माह का समय। और किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए अगर आप शून्य पर हैं आज, मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा जो शायद बीएड के आखिरी वर्ष में हो या एमए के आखिरी वर्ष में हो या एमए करके अभी अभी आए हैं, बीएड कंप्लीट करके अभी भी आए हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की मंशा बना रहे हैं, उनके लिए ये मान के चलिए कि किस्मत ने आपको बहुत बेहतरीन मौका दिया है। 8 महीने अपने आप में बहुत बड़ा समय है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि इस 8 महीने को किस प्रकार से आप अपने अनुसार यूटिलाइज करते हैं ताकि आपको वैकेंसी में सिलेक्शन मिल जाए। अभी क्या करें, बहुत महत्वपूर्ण है। 8 महीने मैंने बता दिया, और 8 महीने में अभी क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या कब होती है कि जब भर्ती सामने आती है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा होता है और अचानक भर्ती आगे चली जाए, और वो जो उम्मीदें हैं और वो जो आपकी इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है। तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है माइकल फेल्प्स। दुनिया के सबसे बड़े तैराक हैं ये। सबसे बड़े तैराक इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आप इनके गले में ये जो मेडल देख रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 जो है वो रजत जीते हैं, और 2 जो है वो ब्रॉन्ज जीते हैं। ब्रॉन्ज रजत एक ही हो गया, सिल्वर मेडल। तो इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। कौन से? 28 ओलंपिक पदक। अपने आप में ओलंपिक पदक एक जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने 23 तो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े तैराक हैं। मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर आपको अगर आपके पास आधे घंटे का भी समय है तो यूट्यूब पे जाइए और लिखिए माइकल फेल्प्स। आप इनकी जीवनी देखिए, आप देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे, और आप
जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, भर्ती नहीं आई, सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, इन सारी जो ये नकारात्मक चीजें हैं इनसे दूर होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष देखे, जेल गया है, ओलंपिक से पहले हाथ टूट गया, और इसको बचपन में एक बीमारी थी जिसे पानी से डर लगता था, और पानी में लगातार कई सालों तक 8-8 घंटे प्रतिदिन जो है वो बिना किसी ब्रेक के प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस की, तब जाकर इतने पदक जीते हैं। तो हम तो एक नौकरी तो चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक नौकरी चाहिए। 6 महीने गायब हो जाइए, बिल्कुल जो कहते हैं ना 6 महीने गायब हो गए तो आप दुनिया की कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए ये 6 महीने वही हैं। हम तो आपको 8 दे रहे हैं, सरकार ने आपको 8 महीने दिए हैं, तो आपके पास वो समय आ गया है कि जब आप गायब हो सकें और दुनिया को ये बता सकें कि नौकरी हासिल करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको डेडिकेशन चाहिए इस व्यक्ति के जैसा। 2008 के ओलंपिक से पहले, 2 साल पहले इसने घोषणा कर दी कि 8 के 8 जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में, जो तैराकी के 8 गोल्ड मेडल होते हैं, वो सारे के सारे मैं जीतूंगा। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, हाथ टूट गया, 2 साल पहले रिकवरी की, सर्जरी करवाई, पांव से जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की, और लगातार प्रैक्टिस करते करते 8 के 8 गोल्ड मेडल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इसने प्राप्त किए। तो हम तो एक केवल छोटा सा सिलेबस है, और उस सिलेबस के कुछ बिंदु हैं जिनको आपको आपकी किताब में, आपको जो कंटेंट मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, कोई आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसके माध्यम से, उसको केवल ये मान के, अपनी एक साधना मान के लगे रहना है, और निश्चित ही आप जो है पाएंगे कि आप जो है अपने आप को इस व्यक्ति के तौर पर पाएंगे। और आप ये देखेंगे कि आपको एक दिन ऐसा मिलेगा एग्जाम से पहले, कुछ दिन पहले आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब ये भर्ती तो मैंने निकाल ली, केवल अब तो ज्वाइनिंग बाकी हो जाएगी, एग्जाम ही तो देना, दे लेंगे। तो आपको ये साधना 6 महीने 8 महीने की करनी है। कुछ बातें और भी है कि पुस्तकें कौन सी पढ़े। अभी बड़ी समस्या है कि सर अभी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, या राजस्थान का जो पार्ट है वो पढ़ा जाए, या फर्स्ट पेपर के अंदर जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आता है वो पढ़ा जाए। तो आप देखिए, अभी इस वर्ष की वैकेंसी में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी 40%। वो भी कौन से पेपर में? फर्स्ट पेपर में। आपको सभी को पता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का तय नहीं होता, सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो कैंडिडेट जब एक बार पेपर को पूरा 75 क्वेश्चन को देखता है, उसमें मैथमेटिक्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तब भी उसको कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो उसको सोचने, विचारने और एग्जाम में रिजल्ट देने में बड़ी समस्या आती है। तो देखा है कि मैंने बिल्कुल देखा है, मैं ऐसे आपको बहुत सारे परिचित गिना दूं जो सेकंड पेपर में 300 में से 250 प्लस लेकर आ रहे हैं, पर यहां पर 150 में से उनके 60 नंबर भी नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि यहां पर इन 150 अंकों में से 60 नंबर लाना थोड़ा टिपिकल हो गया, लोगों ने बहुत इजी ले लिया, और पता चला कि वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। बिल्कुल मेरिट से 15-15 नंबर ज्यादा है आज भी, अगर दोनों को जोड़ ले, बट ये 40% वाला क्राइटेरिया उनसे पास नहीं हुआ, तो आपके लिए भी समस्या हो सकती है। तो अभी क्या पुस्तकें पढ़नी है आपको? अभी देखिए, आप वो पढ़ें जो बदल नहीं सकता। जो हमारे नए साथी हैं, नयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो मनोविज्ञान वाला पार्ट है वहां से शुरुआत कर सकते हैं। करंट आपको अभी नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री आपको बिल्कुल, आप जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। अभी कोई तय नहीं है कि 53 जिले रहने हैं, 50 रहने हैं, या नई सरकार बनने के बाद कम हो सकते हैं या और बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। तो राजस्थान वाली ज्योग्राफी आप छोड़ दें। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो, या अन्य जो ज्योग्राफी की पार्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय में आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रणनीति। रणनीति के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुल 8 माह है, उसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर सकते हैं आप 2 महीने के गैप में, आप डिवाइड कर सकते हैं 3 महीने के, 4 महीने के, 1-1 महीने के गैप में भी तैयार कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले 3 माह जो है वो देने हैं आपके जो कंटेंट है उस पर। कंटेंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं आपको पहले 3 महीने में। कुछ भी नहीं करना है, केवल किताब उठाइए, आपका सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो पार्ट लिखा है वो किताब में से निकालकर अपने एक व्हाइट पेपर वाले जो पेज आते हैं फोटोकॉपी वाले, उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए। और जितना
कम छोटा लिख सके उतना लिखिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करें, तैयार करें शॉर्ट नोट्स। अगले उसके 3 माह जो है, उसके अगले 3 माह मैं कहूंगा आपको आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। किसकी? बिल्कुल आपको करनी है आपके पेपर 1 और 2 दोनों की। किसके माध्यम से? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब आपने एक बार आपका सिलेबस तैयार कर लिया और एक बार उसको पढ़ चुके हैं, तो आपको आपकी कमियां ढूंढनी है कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है। तो ये 3 माह आपको जो है मजबूती देनी है। आपको आपकी तैयारी को क्या देनी है? मजबूती। और मजबूती आती है टेस्ट सीरीज से। जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा पोर्शन हमारा कमजोर है, किस में हमें बहुत अच्छा करना था, उससे हम चूक गए, और अगर कोई कमजोर है तो उसको कैसे तैयार करना है। ये 3 माह। फिर अंतिम 2 माह में क्या करें? या एग्जाम से 2 माह में आप ये पाएंगे कि अगर आपने 6 महीने इस रणनीति पे काम किया है, तो अंतिम 2 माह में केवल और केवल आपको एक ही काम करना, वो करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। केवल 2 माह आपको एक ही काम करना, सुबह उठिए और जो आपका कंटेंट है, नोट्स जो बनाए गए, उसको रिवाइज कीजिए। उसके साथ जो जो हमारा करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, उसको करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ते रहें लास्ट के 2 माह। आपको भी पता है करंट अफेयर्स हो गया, या सेंसस के डेटा हो गए, या उद्योगों के डेटा हो गए, या खनिजों के डेटा हो गए, ये सब डेटा जो है हम अंतिम पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट ही एग्जाम में काम आते हैं। तो अंतिम 2 माह में आप केवल और केवल क्या करें? रिवीजन करें। और ये 8 माह की रणनीति आप मानेंगे, आप इस क्षण को याद करेंगे कि एक सर थे या एक व्यक्ति था जिन्होंने ये कहा था कि ये 8 माह की रणनीति आप तैयार कीजिए और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये प्रोसेस फॉलो किया है, तो आप मान के चलिए आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। हाँ, अगला है कि असफल हुए कुछ जो लोग हैं, जो अभी हमारे साथी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में बैठे हैं, पिछले 2 साल से बैठ रहे हैं, या उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, कुछ नंबर से 2, 4, 6, मेरे भी बहुत सारे मिलने वाले हैं जो 2, 4, 6 नंबरों से रह गए, और कुछ ऐसे मिलने वाले भी हैं जो 2013 से रेगुलर तैयारी कर रहे थे और अंतिम क्षण तक उन्होंने उस वैकेंसी को छोड़ा नहीं, और आज देखने को ये मिल रहा है कि वो फर्स्ट ग्रेड में काउंसलिंग करवा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सारे साथी हैं, मैं नाम ले सकता हूं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। कुछ एक साथियों को आपसे रूबरू भी करवाऊंगा। तो हम इनको असफल कह तो रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि वो असफल नहीं है। असफल नहीं है वो। असफल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक तैयारी की, एग्जाम दिया, अंक अर्जित किए। अगर असफल तब मानते जब उन्होंने जो तैयारी की उससे उन्होंने अंक अर्जित नहीं किए होते। तो सफलता से थोड़ा दूर रह गए हैं वो, ये कह सकते हैं हम। असफल नहीं कहेंगे, केवल ये कहेंगे कि सफलता से थोड़ा दूर रह गए हैं वो। जो लोग सफल हो गए वो सफलता के पास पहुंच गए, कुछ लोग दूर रह गए। तो कुल मिलाकर ये जो बात कह रहे हैं ना हम असफल लोगों के बारे में, या असफल जो रहे हैं हमारे साथी, या जिनके इतने अंक नहीं आ पाए कि वो मेरिट क्रॉस कर पाए, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके पास अभी अभी आपने एग्जाम दिया, तो निश्चित ही आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे। अगर नोट्स नहीं है तो कोई ना कोई आपके पास कोई ना कोई कोचिंग के नोट्स होंगे, या फिर आपने जो है तैयारी की, जो पुस्तकें हैं वो भी आपके पास होंगी जिनसे आपसे तैयारी की। 3 ही प्रकार से करते हैं लोग, या तो खुद के नोट्स बना लेते हैं, या जो है किसी कोचिंग या किसी व्यक्ति के नोट्स ला के उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो खुला पढ़ते रहते हैं कि भाई हिस्ट्री पढ़नी तो ये वाली बुक उठा ली, पॉलिटिकल पढ़नी तो ये वाली उठा ली। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये 3 ही तरीके होंगे निश्चित रूप से, और इन तरीकों से निश्चित ही आपने सफलता प्राप्त करने की कोशिश की, पर प्राप्त नहीं हुई, तो कोई ना कोई क्या रह गई? आपकी कमी रह गई है। बिल्कुल, आपको क्या करना है? आपकी कमी पे काम करना है। आपने जो कंटेंट तैयार कर रखा है 100% वो बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है? उस कंटेंट में संशोधन करने हैं, उस कंटेंट को और अच्छा निखार कर लाना है, और परिवर्तित करना है, विश्लेषण करना है। लोगों के भरोसे नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं,
आप किसी के नोट्स खरीदते हैं तो वो उसके लिए उपयुक्त है, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको आपके नोट्स स्वयं बनाने चाहिए। निश्चित ही सफलता के लिए मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी और के नोट्स जो है वो आपको निश्चित रूप से सफलता के नजदीक ला सकते हैं, पर सफलता आपको स्वयं द्वारा बनाए गए नोट्स, स्वयं द्वारा संशोधित नोट्स ही करवा सकते हैं। ये मान के चलिएगा। तो आपकी जो कमियां रह गई हैं उनको ढूंढें, उनको लिखें, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। निश्चित ही सफलता आपको मिलने वाली है। मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा। एक मेरे मित्र हैं, 2013 में मैं उनसे मिला था। उन्होंने 2013 की फर्स्ट ग्रेड दी थी। 291 पोस्ट आई थी मेरे विषय की, भूगोल की, मुझे आज भी याद है। फिर 2015 की उन्होंने वैकेंसी दी, 2018 की दी और 2022 की दी। तो इन 4 वैकेंसियों में जाके यहां पर उनको सफलता मिली। क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपनी इस कमी को दूर कर लिया। और मैं आपको बता दूं, केवल फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, उन्होंने केवीएस में भी इंटरव्यू दिया है, जिसका रिजल्ट अभी वेटिंग है। केवीएस में भी इंटरव्यू देके आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड का। तो आप मान के चलिए कि एक थोड़ा लंबा समय जरूर लग गया, पर सफलता उनको अंतिम मिल गई। तो हो सकता है कि आपके लिए जो इस बार की असफलता है वो आपका थोड़ा लंबा समय हो, पर सफलता जरूर मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि हमारा जो छोटा सा चैनल है उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी जो है आपके पास है। निश्चित ही हम जो है प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराने की, और आगे हम करवाते रहेंगे। साथ ही आपको अभी जो मैं कहूँ कि आप जो है कुछ पुराने पेपर्स उठाइए, विश्लेषण कीजिए कि हमने कहाँ कमी छोड़ी थी, अगर आपने पहले पेपर दिया है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी पुराने पेपर उठाइए, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है। हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करने की। आज के लिए इतना ही। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञानार्थ अकेडमी का जो ऐप है वो भी हमने जो है हमारे प्ले स्टोर पर डाल दिया है, तो आप वहां से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जितने भी हमारे सफल अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड है, उनके माध्यम से इसको तैयार करवाया जा रहा है, और उनका अनुभव जो है उसके अंदर डाला जाएगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि ऐप डाउनलोड करना चाहिए या हमसे जुड़ना चाहिए, तो निश्चित ही आप जो है हमें प्रोत्साहन के रूप में कोई कमेंट लिख सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलते रहेंगे आपके अपने सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं।